जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देखने वाले हैं, जो कि आपका वीकली टेस्ट जो है 31 अगस्त को, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। साथ ही साथ आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं इम्पोर्टेंट वीकली टेस्ट के लिए, वो हम आज शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्विज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लाइव क्लास बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे सवालों को, ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम और वीकली टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो रोज़ शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास चलता है, और ख़ास करके वीकली टेस्ट के एक दिन पहले हम लोग मैराथन क्लास का क्विज़ करते हैं, और क्विज़ में आपसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और आज के इस वीडियो में फटाफट हम आपसे 30 सवाल पूछेंगे, और आपको बिल्कुल क्विज समझ करके इस वीडियो को देखना है, और 30 में से कितना सही कर पा रहे हैं हमें लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अपरिष्कृत जो होता है ना, आंकड़े जो होते हैं, उसको क्रमबद्ध जो है वर्गीकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वर्गीकरण के द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है। अगर वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, यानी कि हर कैटेगरी को हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आंकड़ों को क्रमबद्ध करना है। कोई आंकड़ा आपको दे दिया है, ठीक है, अब आपको बोलेगा इसको क्रमबद्ध कीजिए, मान के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, क्रमबद्ध क्या मतलब? एक सीक्वेंस में लिखिए। हम आपको बोलेंगे कि ढेर सारा नंबर दे देंगे, जैसे कि 8 दे दिए, 6 दे दिए, 5 दे दिए, 4 दे दिए, 65 दे दिए, 98 दे दिए, 100 दे दिए। अब बोलेंगे इसको क्रमबद्ध कीजिए बढ़ते क्रम में। तो आप क्या करोगे? जब तक इसका क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, जब तक इसका वर्गीकरण नहीं करोगे, तो आप इसको सजा ही नहीं सकते। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि पहले छोटे नंबर्स कौन है, बड़े नंबर्स कौन है, आपको इसको देखना होगा। या नहीं तो अगर हम बोल देंगे सम विषम में करिए, तो आपको पहचानना होगा ना। पहले तो आपको इसका वर्गीकरण करना होगा, कौन सम है कौन विषम है। तो हर चीज़ को क्रमबद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका वर्गीकरण करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, अपरिष्कृत आंकड़ों के संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। यानी कि उसको छोटा कर सकता किया जा सकता है और बोधगम्य बनाया जा सकता है। किस तरह से? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण के द्वारा ही। ठीक है, तो अब हम देखिए, कोई भी आंकड़ा आपको देंगे और हम आपको बोलेंगे चलिए इसको जो है ना संक्षिप्त कर दीजिए। तो जब तक आप उसका वर्गीकरण नहीं करोगे, हाँ भाई ये विषम संख्या को हमने एक जगह रख दिया, सम संख्या वालों को एक जगह रख दिया, उसके बाद जो है छोटी संख्याओं को एक जगह रखेंगे, बड़ी संख्याओं को एक जगह रखेंगे, तो कैसे होगा ये? तो वो तब होगा जब हम उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको पहचानेंगे भाई कौन क्लास का कौन सा है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये आंकड़ों को जब समय अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो क्या कहलाता है? यानी कोई भी आंकड़ों को जब हम समय अवधि के आधार पर जो है वर्गीकृत करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि गेहूं की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? ये किस प्रकार का वर्गीकरण होगा? सॉरी, हाँ ठीक है, किस प्रकार का वर्गीकरण होगा आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक वर्गीकरण। अब यहाँ पे किस राज्य नहीं होगा, किस राज्य में, यानी किसी राज्य में, किसी होना चाहिए यहाँ पे। तो गेहूं की उपज जो है, मान को एक पर्टिकुलर राज्य में सबसे अधिक होगा, तो ये कैसा वर्गीकरण होगा? तो स्थानिक, क्योंकि उस स्थान पे सबसे ज़्यादा वर्ग उसका जो है उपज हो रहा है। ठीक है, तो वो उस स्थान पर ही निर्भर करता है, बाकी राज्यों का तो नहीं बात हो रहा है। किसी राज्य में जो है गेहूं अधिक हो रहा है, तो वो उस स्थान पर है, निर्भर कर रहा है, तो इसलिए स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना है, निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो आप देखिए, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, पुरुष होता है, महिला होता है, इस आधार पर जो है आपको विभाजित करना है। तो गुणात्मक वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि उसका गुण है कि भाई ये स्त्री है, उसका गुण है कि वो पुरुष है। अच्छा बताइए, पुरुष और महिला को आप मात्रात्मक में, मात्रात्मक क्या होता है पता है ना? किलो में, आप किलो में तौल के उसको कीजिएगा कि भैया 50 किलो वाला है तो ये पुरुष हो जाएगा, अब 25 किलो वाली है तो महिला हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं होगा। कालिक वर्गीकरण ये सब नहीं होता, ये सब पौधों में होता है। स्थानिक वर्गीकरण क्या? गेहूँ चावल है का जो आप स्थानिक मतलब कि दुमका में जो है स्त्री रहेगी और रांची में पुरुष रहेगा, क्या आप स्थान के आधार पर उसको वर्गीकरण करोगे? नहीं,
गुण के आधार पे करेंगे कि भाई वो पुरुष है कि महिला है, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, गुण के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी देखिए ये सब टफ सवालों को ना आपको ऑप्शंस के आधार पर भी इसको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ऊंचाई, भार, आयु, छात्र के अंक आदि विशेषता के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो देखिए ऊंचाई आधार जो होगा ना ये सब मात्रात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है, ये सब मात्रा होता है, ऊंचाई, आधार, भार। ये भार वर्ड जहाँ आया मात्रात्मक, याद रखिएगा, भार वर्ड जहाँ आएगा मात्रात्मक। गणित के प्राप्तांकों का वर्गीकरण क्या कहलाएगा। तो अब गणित है, अब गणित के प्राप्तांकों का जो वर्गीकरण होगा वो भी मात्रात्मक में हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी हम लोग क्या करते हैं, मात्रा का तुलना करते हैं गणित में। उसका क्या होता है, एक क्वांटिटी आता है, उसका क्या आता है, एक आंसर आता है। ठीक है ना। अब देखिए गुणात्मक होगा नहीं, स्थानिक होगा नहीं, क्योंकि स्थानिक का हमने एग्जांपल दे दिया था अच्छा से। काल अनुक्रम क्या, ये मतलब कि भविष्य से लेकर के फ्यूचर तक में ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो मात्रात्मक ही जाएगा गणित। ठीक है। परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो परिवर्तन के आधार पर चर को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिष्कृत आंकड़ों ठीक है को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा बारंबारता वितरण में, है ना। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बारंबारता वर्ग में, वितरण में। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है। तो ये जो प्रत्येक वर्ग है वर्ग सीमा से घिरा होता है। ठीक है, तो देखिए बारंबारता जो ऐसे बनता है ना, जब हम कोई फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो उसका एक वर्ग सीमा होता है, बोलते हैं ना 20 से 30, 30 से 40, आप लोग बनाए हैं मैट्रिक में बारंबारता, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग सीमा बोलते हैं। वर्ग 20 से 30, 40 से 50 निम्न वर्ग सीमा कौन सा है। आप लोगों को पता था ना, इस तरह का सवाल आप लोग बनाते थे मैट्रिक में। तो क्या हो जाएगा, निम्न आगे वाला होता है ना, तो ये इसमें 20 है और इसमें 40 है, तो 20 और 40। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न वर्ग सीमा क्या होता है, आगे वाला संख्या होता है। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा ये वर्ग अंतराल कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र क्या है। तो वर्ग चिन्ह या वर्ग बिंदु का सूत्र जो होगा उच्च वर्ग सीमा और प्लस निम्न वर्ग सीमा बाय 2, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए शाम को जो आप लोगों का क्विज़ होगा वीकली टेस्ट के लिए, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से चैप्टर का आपका क्विज़ करवाना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप बताओगे ना कि हाँ, मतलब कि मैं तो अपने अनुसार चैप्टर ये करवा रहा हूँ आप लोगों का, आपको कौन सा चैप्टर करना है, आप चैप्टर का नाम भी लिख के दे सकते हो और आप बता सकते हो कि हाँ ये चैप्टर का आज क्विज़ करवा दीजिए शाम को, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, 2 चैप्टर का नाम लीजिएगा, 2 चैप्टर का क्विज़ होगा। वर्ग 10, 20 तथा 30, 40 के उच्च वर्ग सीमा कौन से हैं। देखिए फिर से 2 को दिया है ना, निम्न में हम लोग आगे वाला लिए थे, उच्च में कौन सा लेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है ना उच्च में कौन सा लेंगे, बताइए। तो उच्च में हम लोग कौन सा लेंगे, लास्ट वाला, ये वाला 20 और 40। तो 20, 40 का ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा ऑप्शन बी बारंबारता वर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा है कि चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर होगा, क्या होगा भाई। तो ये हो जाएगा राइट आंसर परास। क्या कहलाता है, परास, मतलब उच्चतम न्यूनतम के बीच का अंतर। आप उच्चतम ले लोगे और न्यूनतम ले लोगे, दोनों का बीच का अंतर निकालने से क्या निकलता है, परास। ठीक है, निम्न में से परास का सूत्र क्या होगा। ठीक है, अब आपको परास का फॉर्मूला यहाँ पे बताना है। तो अभी आप लोगों ने वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यदि परास 60 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्ग की संख्या क्या होगी, वर्ग की संख्या क्या होगी। अब यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है उसी के आधार पर आपको इसको क्या करना है, आंसर करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, यदि वर्गों की संख्या 2 हो और वर्ग अंतराल 50 हो तो परास क्या होगा। इस बार आपसे परास पूछ लिया गया, परास का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता था क्या होगा। तो परास निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है, ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को शॉर्टकट में आंसर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप फॉर्मूला के बेस पर भी आ सकते हैं। ठीक है ना। समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होगा। तो समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होगा, किसी वर्ग के निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं के मूल्य के मानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। कह रहा है अपवर्जी विधि में 0 से 5 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखेंगे। सिंपल सी बात है, 0 से 5 अंक प्राप्त करने वाले को हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखने वाले हैं ये आपको बतानी है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, बोला है 0 से 5 नहीं है, 0 से 5 ये है, बोला है 5 नंबर आया है। ठीक है, तो ये जो वर्ग अंतराल ये जो बताया है, ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 0 से 5 के बीच में जो नंबर आएगा उसके लिए, लेकिन 5 से 10 के बीच में जो नंबर आएगा तो 5 आया कितना है 5। तो अब ये काउंट होगा। आपको हमेशा आगे वाले पे निर्भर करना है। अगर बोलेगा 10 नंबर प्राप्त हुआ तो जो 10 जो इसमें देखिए इसमें आगे में 10 लगा हुआ है तो ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अगर ये वाला नहीं होगा, आप 5 से 10 जो दिया है आप ये मत कर देना, बी मत कर देना। जितना नंबर बोलेगा उसका आगे वाले पे फोकस करना है कि आगे वाला है कि नहीं, बस। ठीक है, अगर बोल देता 15 नंबर आया है, ठीक है, बताइए कौन सा होगा। तो 15 कहाँ पे स्टार्ट है आगे वाला में, ये वाला में, तो ऑप्शन डी होगा। अगर यहाँ पर हो जाता यहाँ पे हो जाता 10 से 15 बी ऑप्शन में, तो क्या आप इसमें कर देते। नहीं, इसमें नहीं करते, क्योंकि 15 नंबर लाना है तो 15 जहाँ से स्टार्ट होगा हम उसमें स्टार्टिंग वाला पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ये किस प्रकार के वर्ग अंतराल का उदाहरण है। अब 1 से 10 गया, फिर 11 से 20 गया और फिर 21 से 30 गया। अब आपको पहचानना है इस वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं। तो इसको समावेशी वर्ग अंतराल बोलते हैं। याद रखिएगा, दो तरह का वर्ग अंतराल बनता है। एक जैसे 1 से 10 हुआ, ठीक है, और फिर 10 से 11 लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया, यहाँ पे आप 11 से 20 लिया। ठीक है, तो इस तरह का जो बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग समावेशी वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वर्ग में मिलान चिन्ह 7 है तो उसे किस प्रकार लिखेंगे। सिंपल है, ये वाला तो अच्छा होता है ना। ये देखो 5 यहाँ 2 यहाँ 7, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बात समझ में आए कि नहीं। और हमेशा याद रखिएगा, जब वर्ग मिलान चिन्ह जब बनता है ना कभी भी, तो वो 5 ऐसे नहीं लिखेगा 3 2 5, कभी भी ऐसा 5 नहीं लिखेगा। वो जब भी लिखेगा 1 2 3 4 लिख करके 5वां में काट देगा। याद रखिएगा, उसका 5 लिखने का तरीका यही है। आप चाहे ये ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, लेकिन कटा हुआ रहेगा। मिलान चिन्ह की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है। अब देखिए, मिलान चिन्ह की जो गणना होती है वो 5 संख्याओं में। हमने आपको बोला कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कभी भी वो 6 7 संख्या कभी नहीं लेगा, तो हमेशा 5। ओके, यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है तो मिलान चिन्ह किस वर्ग में लगाया जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, बोला कि 42 अंक प्राप्त किया है, तो 42 जो प्राप्त किया है, तो क्या हम 50 से 46, इसमें तो 42 आएगा ही नहीं, इसमें भी 42 आएगा ही नहीं, इसमें भी 42 आएगा ही नहीं, तो 40 से 50 के बीच है ना 42 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2 चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं। तो 2 चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है। तो द्विचर वितरण। दोनों है 2 चरों द्विचर, 2 चरों द्विचर, इतना आसान है, याद कर लीजिएगा। अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अपरिष्कृत आंकड़े जो होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। कहा जा रहा है कि आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो आंकड़ों के जो गुणात्मक वर्गीकरण का आधार होता है एक विशेष गुण के आधार पे होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो आंकड़ों के जो कालिक वर्गीकरण का आधार होता है वो समय के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये था आज का 30 सवाल। 30 सवालों में आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम के क्विज़ में आपको जो है कौन सा चैप्टर करना है वो भी कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।